हाँ जी भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, कैसे हो, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो, तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये अपने डिस्कस कर रहे थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। चलो, हाँ, तो हमने ये कोरेंट सोर्स वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि कोरेंट सोर्स क्या होगा हमारे पास में। ठीक है, कोरेंट सोर्स की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, एंगुलर पोजीशन हमने फाइंड आउट की थी, कंडीशन हमने फाइंड आउट की थी, है ना। तो लास्ट क्लास में ये जैसे S1 सोर्स था, ये हमारे पास में कोई एक है सोर्स है, तो इस सोर्स के हमने कोई दो सोर्स बनाए थे, है ना। ये सब चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली थी, इसके दो सोर्स बनाए थे भाई हमने, एक ही सोर्स के कोरेंट सोर्स S1 S2, और इससे हमने D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी थी, है ना। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये D डिस्टेंस पे हमने एक स्क्रीन रखी थी, इस पे कोई पॉइंट P था, और ये था हमारे पास में S1P, ये है S2P, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था हमने N। ठीक है, और ये हमारे पास में था D साइन थीटा, और ये हमारे पास में एंगुलर पोजीशन सेंटर से थीटा। ठीक है, तो इसके लिए हमने मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन निकाली थी, D साइन थीटा इक्वल टू N लैम्डा फॉर मैक्सिमा, N की वैल्यू 1 2 3, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, N इक्वल टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा, D साइन थीटा इक्वल टू N माइनस हाफ लेमडा, या N, हाँ, N माइनस हाफ लेमडा, N की वैल्यू 1 2 3, और N इक्वल टू 0 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें सेंट्रल मैक्सिमा। इतना हमने डिस्कस कर लिया था, और हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था, इंटेंसिटी का कर्व, कि हमने कहा था ये पॉइंट यदि हमारे पास में लेट्स से अपने यदि लैम्डा के रिस्पेक्ट में इसको ड्रॉ करें इंटेंसिटी कर्व को, ठीक है, तो ये हमारे पास में है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में कर लो, पाई के रिस्पेक्ट में कर लो, एक ही बात है। ये हमारे पास में लेट्स से लैम्डा इक्वल टू फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस मान लो लैम्डा यहाँ पे 0 का है पाथ डिफरेंस, ये लैम्डा, लैम्डा बाय 2, है ना, लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाय 2, फिर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, और माइनस लैम्डा बाय 2, माइनस लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा बाय 2, और माइनस 2 लैम्डा। तो सेंटर पे मैक्सिमा, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 पे यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा। यदि एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है तो ये मिनिमा, लैम्डा पे मैक्सिमा, 3 लैम्डा बाय 2 पे मिनिमा, इस टाइप से। तो इस टाइप से ये हमारे पास में इंटेंसिटी पैटर्न है, वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। मैक्सिमम इंटेंसिटी थी हमारे पास में यदि एम्पलीट्यूड सेम है 4a², और मिनिमम इंटेंसिटी थी हमारे पास में 0। इतना हमने कर लिया था। ठीक है, यदि एम्पलीट्यूड सेम है तो ये थी, यदि एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ये है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यदि a1 इक्वल टू a2 है तो मिनिमम इंटेंसिटी 0, और a1 इक्वल टू a2 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी
4a²। ठीक है भाई, ये हमने डिस्कस कर लिया था इतना। अब अपने आगे बात करते हैं एवरेज इंटेंसिटी की। जो एवरेज इंटेंसिटी होगी वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? वैसे तो क्लियरली नज़र ही आ रहा है एवरेज इंटेंसिटी, है ना, फिर भी फॉर्मूले से यदि कैलकुलेट करना हो तो एवरेज इंटेंसिटी होगी, मतलब जीरो से, मान लो यदि ये फेज डिफरेंस मिले अपने जीरो, ये फेज डिफरेंस पाई, ये 2 पाई, है ना, और -पाई, -2 पाई, और एंड सो ऑन। मतलब ये जो ग्राफ है वो पीरियोडिक ग्राफ है, 0 से 2 पाई इसका इंटरवल है ना, ये रिपीटिव ग्राफ है 0 से 2 पाई में ये। हाँ, क्यों नहीं देखा भाई? फर्स्ट लेक्चर देख के आना चाहिए था ना, क्यों नहीं देखा? ठीक है, एवरेज इंटेंसिटी की अपनी बात करें तो एवरेज इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा होगा आई डी डेल्टा ओवर डी डेल्टा। मान लो मैं एवरेज ले रहा हूँ 0 से 2 पाई में, क्योंकि 0 से 2 पाई में वो पीरियोडिक है, 2 पाई से 4 पाई, है ना, कोई भी रेंज ले सकते हो तुम, 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, इट इज़ पीरियोडिक इन नेचर, ये रिपीट होगा ऐसे। तो एवरेज निकालने के लिए तुम एक पर्टिकुलर पीरियड ले लो 0 से 2 पाई का, है ना, एक पर्टिकुलर हमने पीरियड ले लिया। तो इंटेंसिटी यहाँ पे नेट इंटेंसिटी थी हमारे पास में A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 कोस डेल्टा इंटू डी डेल्टा ओवर डी डेल्टा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ये एवरेज का हमारे पास में फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट भी पता लग रहा है इसका एवरेज क्या होता है भाई, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, वही एवरेज होगा। या अपने इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से क्या आएगा देखो, तो A1² डेल्टा A2² डेल्टा 2A1A2 कोस डेल्टा का साइन डेल्टा 0 से लिमिट 0 से 2 पाई डेल्टा की, और नीचे हमारे पास में 2 पाई, तो A1² A2² प्लस 2A1A2 साइन डेल्टा की वैल्यू A1² 2 पाई माइनस 0, A2² 2 पाई माइनस 0, 2A1A2 साइन 2 पाई माइनस साइन 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, साइन 2 पाई माइनस साइन 0 ओवर 2 पाई, इट इज A1² प्लस A2²। ये हमारे पास में एवरेज इंटेंसिटी होगी। दैट इज द एवरेज इंटेंसिटी। या सेम एम्पलीट्यूड के लिए तुम डायरेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है, दैट इज द एवरेज इंटेंसिटी। यदि एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगी 2a²। जो 2a² होगा वो इन दोनों के बीच की एक लाइन होगी 2a², ये एवरेज इंटेंसिटी होगी 2a²। ठीक है, चलो इसको नोट करो भाई, समझ में आ रही है बात इतनी? हाँ भाई, लाइव क्लास लेने वाले बच्चे भाई कम हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, तुम सीरियस हो नहीं बहुत ज़्यादा। जो नहीं ले रहे ना क्लास वो ध्यान से सुन लो भाई, तुम सीरियस नहीं हो। मेरे पास में सारा रिकॉर्ड रहता है भाई, किसने देखा है किसने नहीं देखा है, किस अकाउंट से कितने घंटे के लेक्चर देखे गए, मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मत समझना कि फ्री लेक्चर है तो अपने चलो कोई नहीं कभी भी देख लेंगे, है ना, तो फ़ायदा ले लो भाई, है ना, फ़ायदा मिल रहा है तो फ़ायदा ले लो। तो ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती ना, ये कोर्स फरवरी तक ही रहेगा तुम्हारा, एग्ज़ाम तक ही ऐप में रहेगा, एग्ज़ाम के बाद में ऐप में नहीं रहने वाला ये कोर्स। ठीक है,
समझ में आ गई। तो फरवरी तक भाई जो आगे टारगेट कर रहे हैं, नेक्स्ट फरवरी टारगेट कर रहे हैं, नेक्स्ट आईआईटी जैम टारगेट कर रहे हैं, है ना। तुम सोच रहे हो 1 1.5 साल है हमारे पास में, कोर्स तो रहने वाला ही है। कोर्स रहेगा नहीं, फरवरी तक ही रहेगा कोर्स ऐप में। ठीक है, तो देख लो भाई टाइम से, तो ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ, ये मौके बार बार नहीं आते, कभी कभी आते हैं मौके, है ना। वो तो मेरा दिमाग सही चल रहा है अभी, तो मौका मिला हुआ है। जिस दिन मेरा दिमाग खिसक गया उस दिन मौका नहीं मिलेगा फिर, है ना। तो फायदा उठा लो भाई, है ना, फायदा उठा लो। हाँ, चलो चलो, आई एवरेज टू ए स्क्वायर। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की, है ना। ये हमारे पास में फ्रिंजेस है भाई, इसको अपने कहेंगे ब्राइट फ्रिंज, है ना, ब्राइट फ्रिंज। इसको अपने कहेंगे डार्क फ्रिंज, है ना। ये फ्रिंज है हमारे पास में, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, इसको कहेंगे डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, है ना। फिर ये ब्राइट फ्रिंज, फिर ये डार्क फ्रिंज। डार्क का मतलब जीरो इंटेंसिटी, है ना। फ्रिंज तब बनेगी हमारे पास में, और फ्रिंज में क्लैरिटी तब दिखेगी हमें जब एम्पलीट्यूड दोनों के सेम होंगे, है ना। दोनों के जब एम्पलीट्यूड सेम होंगे तब हमें ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी, कि ब्राइट बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगी और डार्क बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी, वहां अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये फ्रिंज, तो ये हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। अब हमें फ्रिंज पोजीशन निकालनी है और फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं फ्रिंज पोजीशन एंड फ्रिंज विड्थ, एंड फ्रिंज विड्थ। ये अपने देखते हैं भाई, फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी और फ्रिंज की विड्थ क्या होगी। ठीक है, चलो। हाँ, ये हमारे पास में देखो स्क्रीन है, सॉरी, ये हमारे पास में ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है, हाँ, और ये हमारे पास में ये स्क्रीन है। चलो, लेट्स से अपने सबसे पहले पोजीशन की अपने बात करते हैं, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज और पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। पोजीशन ऑफ, पहले अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी। लेट्स से ये पॉइंट P है, यहां पे हमें मिल रही है nth ब्राइट फ्रिंज, यहां nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है हमें। लेट्स से इसकी जो, इस पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है उसको अपने ले लेते हैं yn, yn ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये yn क्या होगा यही हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज द पोजीशन। ठीक है, ये एंगल है थीटा एन, nth ब्राइट फ्रिंज की जो एंगुलर पोजीशन है दैट इज थीटा एन। तो हमें ये पता है कि एक रे यहां से आएगी इस पॉइंट पे S1 से, और एक S2 से आएगी, तो ये दोनों रे एक nth ब्राइट फ्रिंज बनाएगी और दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस होगा, ये d साइन थीटा n। तो d साइन थीटा n nth ब्राइट फ्रिंज के लिए d साइन थीटा n इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारे पास में कंडीशन है। ठीक है, और इस ट्राइंगल से कंडीशन देखो क्या आएगी, इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल की मैं बात करूं ओ, ओ प्राइम, ओ प्राइम पी ओ से, इस ट्राइंगल में यदि मैं टेन थीटा एन लूं, टेन थीटा एन, तो टेन थीटा एन क्या होगा, ये मान लो हमारे पास में डी है,
तो टेन थीटा एन क्या होगा, टेन थीटा एन होगा हमारे पास में परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है वाई एन ओवर बेस है कैपिटल डी। ठीक है, तो वाई एन कितना आ गया, वाई एन आ गया डी 10, या ऐसे ही पढ़ा रहने दो। यदि मैं कहूं कि डी की वैल्यू है वो स्मॉल डी से बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब जो स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा दूर रखी हुई है, यदि स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर रखी हुई है तो थीटा एन की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी, ये थीटा एन बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा यदि स्क्रीन को बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है। तो कोई थीटा एन कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, थीटा एन स्मॉल वैल्यू होगी। ठीक है, स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर रखी हुई है तो फ्रिंज है वो इसके पास वाले रीजन में बहुत सारी फ्रिंजेस मिल जाएगी हमें। ठीक है, थीटा एन स्मॉल होगा, थीटा एन स्मॉल होगा तो साइन थीटा एन की वैल्यू थीटा एन होगी, और टेन थीटा एन की वैल्यू ये भी थीटा एन होगी। ठीक है, तो यहां से अपने इन दोनों इक्वेशन से डी थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा और थीटा एन इक्वल टू वाई एन बाय डी, तो थीटा एन को वाई एन बाय डी लिख दूंगा तो वाई एन बाय डी, तो एन लेमडा, तो वाई एन कितना आ गया एन लेमडा डी बाय डी, दैट इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ये पोजीशन कब है, जब स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर रखी हुई है स्लिट से, तब ये पोजीशन एग्जैक्ट है, अदरवाइज ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है ना। ये हमने किस कंडीशन में निकाली कि थीटा एन बहुत ज्यादा स्मॉल हो, थीटा एन स्मॉल कब होगा, जब हमारे पास में स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा दूर रखी हुई है, तो उस कंडीशन में ये nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। समझ में आ रही बात, एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो n प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, n प्लस वनथ, इससे जस्ट ऊपर वाली एक ब्राइट फ्रिंज, वनथ ब्राइट फ्रिंज, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसके जस्ट ऊपर एक और ब्राइट फ्रिंज मिलेगी n प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा, तो उसकी पोजीशन होगी वाई एन प्लस वन, एन की जगह n प्लस वन कर दो, लेमडा डी बाय डी। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल्टा वाई, वो क्या होगा हमारे पास में, वो किसकी भाई विड्थ होगी, n प्लस वन माइनस एन लेमडा डी बाय डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में लेमडा डी बाय डी। तो ये फ्रिंज विड्थ किसकी आई है, सबसे पहले तो ये बताओ भाई, दैट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ, ये डिफरेंस है nth ब्राइट फ्रिंज और n प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिफरेंस। जैसे ये हमारे पास में मान लो, जैसे थोड़ा सा यहां देखो कि मान लो ये nth ब्राइट फ्रिंज है और इसके जस्ट आगे वाली ये n प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये किसकी विड्थ है, ये वाली विड्थ किसकी विड्थ है भाई, ये है डार्क फ्रिंज की विड्थ, विड्थ ऑफ फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, क्योंकि इसके बीच में तो डार्क ही है ना एक, पर वो कौन सी डार्क है, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है ना, तो दो ब्राइट की पोजीशन का जो डिफरेंस है वो एक डार्क फ्रिंज की विड्थ है। हाँ, इट इज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, बट वो कौन सी डार्क है, क्या nth डार्क है, n प्लस वनथ डार्क है, या n माइनस वनथ डार्क है, तो वो कौन सी डार्क फ्रिंज है, कोई बता सकता है, क्या n प्लस वनथ है, n माइनस वनथ है, या nth है, बताओ भाई। nth डार्क, nth ब्राइट फ्रिंज और n प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों का जो गैप मैंने लिया इन दोनों का, वो विड्थ है एक डार्क फ्रिंज की, वो कौन सी डार्क फ्रिंज है, क्या nth डार्क फ्रिंज है, n प्लस वनथ डार्क फ्रिंज है,
या n माइनस वनथ डार्क फ्रिंज है? बताओ भाई। क्या कर रहे हो भाई? भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा अभी, तुम कॉन्सेप्ट आया ही नहीं समझ में अभी। देखो भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो पहले तो। ये सेंटर है, ये हमारे पास में ऐसे फ्रिंजेस मिल रही है हमें, डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमें फ्रिंजेस मिल रही है। मान लो ये nth ब्राइट फ्रिंज है ना, ये n प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज है ना, ये एक ब्राइट, ये एक ब्राइट, ये पोजीशन है yn, ये पोजीशन है yn प्लस वन। तो इन दोनों का भाई जो बीच का गैप होगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ये जो गैप है, ये कौन सी फ्रिंज है? ये डार्क फ्रिंज ही तो है, तो इसकी विड्थ ही तो है ये डार्क फ्रिंज ही तो है, तो ये डार्क की विड्थ ही तो है, ये दोनों जो गैप है। तो दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज का जो गैप होता है, पोजीशन का जो गैप होता है, वो एक डार्क फ्रिंज की विड्थ होती है। पर वो कौन सी डार्क फ्रिंज है? क्या nth डार्क फ्रिंज है, या n प्लस वनथ डार्क फ्रिंज है, या n माइनस वनथ डार्क फ्रिंज है? कौन सी डार्क फ्रिंज है भाई वो? नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये जो फ्रिंज है हमारे पास में, ये जो गैप है, अब देखो सबसे पहले तो ये देखो, हाँ nth, सबसे पहले यहां से शुरू करो, ये सेंटर, ये है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो ये है, सॉरी ये, सॉरी, फर्स्ट सेंटर तो हमारे पास में मैक्सिमा होता है ना, सेंटर तो मैक्सिमा होता है, ये सेंटर है, सेंटर तो हमारा मैक्सिमा होता है, ठीक, ये सेंटर है। तो पहले आता है फर्स्ट मिनिमा, फिर आता है फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, मतलब nth मैक्सिमा nth मिनिमा के बाद में आता है। nth मैक्सिमा, मैंने ये कल भी बताया था तुम्हें, nth मैक्सिमा बाद में आता है, nth मिनिमा पहले आ जाता है। तो अपने ये ले रहे हैं कि अपनों ने लिया nth मैक्सिमा, तो nth मिनिमा तो यही हो गया ना, ये nth मिनिमा हो गया। तो ये वाला कौन सा हो गया? ये n प्लस वनथ मिनिमा हो गया। तो ये जो हमारे पास में फ्रिंज विड्थ है, विड्थ ऑफ n प्लस वनथ डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ है। ये कल भी कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें भाई, इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये चीजें याद रखो कि पहले फर्स्ट मैक्सिमा आता है, फिर फर्स्ट मिनिमा आता है। सॉरी उल्टा तो नहीं कर दिया, एक सेकंड रुको भाई। हाँ, पहले फर्स्ट मिनिमा आता है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा आता है, पहले फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मिनिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा। मतलब पहले मिनिमा आता है, फिर मैक्सिमा आता है। तो हम ले रहे हैं nth मैक्सिमा, तो nth मिनिमा तो पहले ही आ चुका है, तो nth मैक्सिमा और n प्लस वनथ मैक्सिमा के बीच में n प्लस वनथ मिनिमा ही तो आ रहा है। नहीं भाई, सेकंड मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा के बीच में सेकंड मिनिमा ही तो आएगा, फर्स्ट मिनिमा कैसे आ जाएगा? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नहीं क्लियर होगा तो फिर क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। ये मत समझना कि इंटरफेरेंस के क्वेश्चन बना लोगे ऐसे, ठीक है? ये जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते तब तक क्वेश्चन नहीं बनते, फिर मैक्सिमा मिनिमा में उलझे रह जाओगे, मैक्सिमा मिनिमा ही करते रहना वहां पे।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना भाई जरूरी है। ठीक है, या अपने ये कह लेते कि nth मैक्सिमा और n माइनस 1th मैक्सिमा, यदि अपने ये ले लेते, जैसे मैं मान लो ये हमारे पास में ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये है nth मैक्सिमा, और इसके नीचे वाला एक मैक्सिमा ले लेता मैं n माइनस 1th मैक्सिमा, तो इन दोनों का जो गैप होता, इन दोनों का जो गैप होता है ये वाला, ये होता है nth मिनिमा की विड्थ, मतलब जो वाई एन माइनस वाई एन माइनस 1 आता है, ये भी वही आता है लैम्डा डी बाई डी, ये होता है विड्थ ऑफ nth मिनिमा। ये कॉन्सेप्ट है, वो सेंट्रल होगा। ये जो होगा ये होगा ये सेंट्रल, y इक्वल टू 0, ये सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, y इक्वल टू 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा। चलो, तो इसी को ही अपने कहेंगे फ्रिंज विड्थ। पोजीशन आ गई, फ्रिंज विड्थ आ गई। अब अपने बात करें पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। nth मिनिमा की पोजीशन क्या होगी? nth मिनिमा की पोजीशन होगी, देखो भाई डायरेक्ट बना देते हैं, हम तो अपने पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं। ये मान लो हमारे पास में ये nth मिनिमा है, ये मान लो थीटा n है ना, तो यहाँ पे ये मान लो वाई एन है, तो वाई एन होगा तो डी साइन थीटा एन होगा n माइनस हाफ लेमडा, और टेन थीटा एन होगा वही सेम वाई एन बाय डी। तो सेम थीटा एन यदि स्मॉल है तो अपने वही कहानी कर देंगे, सेम डी इंटू थीटा एन को वाई एन बाय कैपिटल डी एन माइनस हाफ लेमडा, तो वाई एन क्या आ गया एन माइनस हाफ लेमडा डी बाय स्मॉल डी, दैट इज nth मिनिमा। ये nth मिनिमा की पोजीशन है। ठीक है, दैट इज द पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। पोजीशन ऑफ n प्लस 1th मिनिमा, n प्लस 1th मिनिमा, इससे जस्ट ऊपर वाला n प्लस 1th मिनिमा, इससे जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन होगी वाई एन प्लस 1, एन की जगह n प्लस 1 रख दो, n प्लस 1 माइनस हाफ लेमडा डी बाय डी, तो n प्लस हाफ लेमडा डी बाय डी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा n प्लस हाफ लेमडा डी बाय डी माइनस n माइनस हाफ लेमडा डी बाय डी, इसको जब सॉल्व करोगे ये भी यही आएगा लेमडा डी बाय डी। तो ये होगी हमारे पास में एक विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पर वो कौन सा ब्राइट होगा ये मेरे को बता दो तुम, क्या nth होगा, n प्लस 1th होगा, n माइनस 1th होगा, कौन सा ब्राइट होगा वो? एक nth मिनिमा और n प्लस 1th मिनिमा के बीच में कौन सा ब्राइट बनेगा, कौन सा मैक्सिमा बनेगा? क्या nth मैक्सिमा बनेगा, या n प्लस 1th मैक्सिमा बनेगा, या n माइनस 1th मैक्सिमा बनेगा? ये बता दो भाई, देखता हूं कितना समझ में आया तुम्हें।
बताओ भाई, नहीं आ रहा तुम्हें समझ में, है ना? तुम्हारा दिमाग ही नहीं लग रहा इसमें। समझ में आता तो अभी तुम बता देते इतनी देर में, तो इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा फोकस तो इंस्टाग्राम में है पूरा, दिमाग यहाँ के तक कैसे लगेगा भाई? ठीक है, चलो। हाँ भाई, ये होता है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, ये होता है हमारा फर्स्ट मिनिमा, ये होता है फर्स्ट मैक्सिमा। तो पहले फर्स्ट मिनिमा आता है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा आता है। तो ये n प्लस वनथ मिनिमा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये nth मिनिमा है, तो पहले मिनिमा आता है फिर मैक्सिमा आता है, तो ये nth मैक्सिमा होगा, nth मैक्सिमा, दैट इज फ्रिंज विड्थ ऑफ nth मैक्सिमा, दैट इज लेमडा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ भाई सेम रहेगी, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया भाई। फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी, चाहे अपने मैक्सिमा की बात करें चाहे मिनिमा की बात करें। लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी, दैट इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी हमारे पास में, ठीक है, समझ में आ रही है बात? फ्रिंज विड्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो फ्रिंज विड्थ है, इसको अपने बीटा से भी लिख देते हैं। तो मतलब जितने भी फ्रिंजेस हमें मैक्सिमा मिनिमा मिल रही है उनकी फ्रिंज विड्थ सेम है। जो फ्रिंज विड्थ है डेल्टा वाई, वो है लेमडा डी बाय डी। तो फ्रिंज विड्थ हमारी डिपेंड करती है डी पर, एक सेकेंड, हाँ, और लेमडा पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d के। मतलब हाँ, कैपिटल डी मतलब स्क्रीन जितनी ज़्यादा दूर होगी फ्रिंज विड्थ उतनी ज़्यादा होगी। तुम स्क्रीन को जितना ज़्यादा दूर रख दोगे उतनी चौड़ाई की फ्रिंज विड्थ तुम्हें दिखाई देगी, है ना, मैक्सिमा मिनिमास। और तुम यदि लेमडा ज़्यादा होगी तो भी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी। मतलब रेड लाइट के लिए फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू, सबसे विजिबल रेंज में सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है विजिबल में? विजिबल में अपने देखें तो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, येलो की मिडल वाली होती है, विबग्योर होता है ना वॉयलेट, वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो फ्रिंज विड्थ जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी। और डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा, स्मॉल डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई है फ्रिंज विड्थ उतनी कम हो जाएगी। या दोनों स्लिट के बीच का गैप जितना कम होगा फ्रिंज विड्थ उतनी बढ़ जाएगी। ये गैप जितना ज़्यादा कम होगा डेल्टा वाई उतना ज़्यादा लार्ज होगा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंस है भाई इसका। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ थिन लेमिना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एक अलग से कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज पैटर्न बाय इंट्रोडक्शन ऑफ थिन लेमिना, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट, ये अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस कि मान लो अपने, जैसे ये हमारे पास में ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है, और यहाँ पे भाई मैं एक, ये मान लो हमारे पास में एक P पॉइंट है, दैट इज P पॉइंट, और यहाँ अपने को मिल रही है मान लो nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, या कुछ भी मिल रहा है nth, कोई भी मिल सकती है फ्रिंज, है ना, कोई भी मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है यहाँ पे हमें। और इसकी जो पोजीशन है वो है थीटा पोजीशन, थीटा पोजीशन, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमें कुछ भी मिल रहा है, वो हमें नहीं पता अभी कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा मिल रहा है। लेट्स से अपने ये भी कह देते हैं कि nth मैक्सिमा मिल रहा है हमें यहाँ पे, लेट्स से यहाँ मिल रहा है हमें
nth मैक्सिमा। तो ये थीटा n है हमारे पास में। ठीक है, मान लिया हमने कि p पॉइंट पे हमें मिल रहा है nth मैक्सिमा। ठीक है, तो nth मैक्सिमा किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस है, और वो कितने का पाथ डिफरेंस है? ये वाला, ये जो पाथ डिफरेंस है वो है d साइन थीटा n, और वो किसके इक्वल है? n लैम्डा के इक्वल है। तब हमें nth मैक्सिमा पॉइंट p पर मिलता है। इतनी बात हमें आती है अब, है ना। अब भाई मैंने क्या कर दिया कि मैंने इस S1 स्लिट के आगे एक ग्लास प्लेट रख दी जिसकी थिकनेस t है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एक ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ S1 स्लिट। S2 के आगे नहीं रखा आपने, S1 स्लिट के आगे मैंने एक ग्लास प्लेट रख दी जिसकी थिकनेस t है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास प्लेट का म्यू है। तो nth फ्रिंज की अब पोजीशन क्या होगी? क्या सेम रहेगी, या ऊपर चली जाएगी, या नीचे चली जाएगी? कोई बता सकता है? और वो हमें मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करना है ना। व्हाट इज दी शिफ्ट इन, ये हमें कैलकुलेट करना है। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा आफ्टर प्लेसिंग ए ग्लास प्लेट in front of slit S1 of thickness T and refractive index म्यू। ये हमें बताना है। बताओ भाई, दिमाग लगा के बताओ, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? पोजीशन, कैसे बता सकते हो नीचे आ जाएगी? लॉजिक क्या है? नीचे आएगी तो क्यों नीचे आएगी, ऊपर जाएगी तो क्यों नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी, और वहीं रहेगी तो क्यों वहीं रहेगी? लॉजिक बताओ भाई, लॉजिक। नहीं नहीं, सिंपल इतना सा नहीं होगा कि डेंस मीडियम में जा रही है। उससे क्या हो जाएगा भाई? डेंस मीडियम में जाने से क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखो, इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपने, कैलकुलेशन से ये तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे नहीं होगा ये। देखो, एक इसमें ये होता है, इसी कैलकुलेशन से तुम्हें समझ में आएगा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऊपर जाएगी नीचे जाए, ध्यान से देखना। अब इसमें एक चीज तुम्हें ध्यान देने वाली है, जब भी कोई रे किसी मीडियम से पास होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक पाथ डिफरेंस ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट हो जाता है, जिसको अपने कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, है ना। जब रे, मान लो हमारे पास में किसी एक ग्लास प्लेट में से ट्रेवल कर रही है ना, इसकी थिकनेस है टी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रे ट्रेवल कर रही है, तो जो पाथ ट्रेवल्ड बाय रे होगा
वो टी नहीं होगा यहां, वो होगा म्यू टी, जिसको अपने कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। जब कोई रे किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है वही पाथ डिफरेंस नहीं होता, पाथ डिफरेंस होता है उस डिस्टेंस से भी ज्यादा। कितना ज्यादा? म्यू टाइम ज्यादा। यदि यही रे किसी खाली मीडियम में ट्रेवल करे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये पाथ ट्रेवल करती है टी का, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। और यही रे किसी ग्लास मीडियम से जब ट्रेवल करती है तो पाथ डिफरेंस होता है इसका म्यू टी, जिसको अपने कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। समझ में आ रही बात? ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान में रखना है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहां ज्यादा टाइम लेता है वो। यहां जो रे है इट विल टेक मोर टाइम टू कवर टी डिस्टेंस, यहां रे टाइम कम लेगी। तो टाइम फैक्टर, टाइम का डिफरेंस होने की वजह से पाथ में एक डिफरेंस आ जाता है। अब एक्चुअल में तो भाई डिस्टेंस तो उसने भी टी ट्रेवल की, इसने भी टी ट्रेवल की, डिस्टेंस तो दोनों टी ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे स्पेस में बात करें चाहे इसमें बात करें, पाथ तो दोनों के सेम ही दिखाई दे रहे हैं कि दोनों टी डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है। हाँ, वो स्लो हो जाएगी, टाइम टेकन ज्यादा और टाइम को कंपनसेट कर दिया पाथ में, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। इसी वजह से इसको नाम दिया गया ऑप्टिकल पाथ। तो अब यहां पे ये जो रे ट्रेवल करेगी ये थिकनेस टी है, तो ये तो है एयर और ये है ग्लास, तो इसमें टोटल पाथ कितना ट्रेवल करेगी? फर्स्ट रे, ये फर्स्ट रे मान लो, ये सेकंड रे मान लो, तो फर्स्ट रे कितना पाथ ट्रेवल करेगी? पाथ ट्रेवल बाय फर्स्ट रे S1P माइनस टी जो एयर में, प्लस म्यू टी ये ग्लास के अंदर, इतना पाथ ट्रेवल होगा बाय फर्स्ट रे कि S1P माइनस टी इन एयर प्लस म्यू टी ग्लास के अंदर। पाथ ट्रेवल बाय सेकेंड रे, यहां कोई ग्लास प्लेट नहीं है तो डायरेक्ट S2P लिख सकते हो। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रे, डेल्टा एक्स लिख लो, पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P माइनस टी प्लस म्यू टी, तो S2P माइनस S1P प्लस टी माइनस म्यू टी, तो S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 टी। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो पाथ डिफरेंस है। पहले तो देखो ये पाथ डिफरेंस था, है ना, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा दोनों रे के बीच में। ग्लास प्लेट रखने की वजह से ये दोनों जो रे जा रही है इस पॉइंट पी पे मिल रही है, उनमें ये पाथ डिफरेंस है। जब ग्लास प्लेट नहीं थी तो पाथ डिफरेंस ओनली ये था, ग्लास प्लेट की वजह से पाथ डिफरेंस की वैल्यू कम हो चुकी है। हाँ, पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास में कम हो चुकी है, पाथ डिफरेंस कम हो गया भाई हमारा, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती है, तो वो जो संख्या, वो जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, म्यू माइनस 1 टी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू ओवरऑल कम हो जाती है। और इसकी वैल्यू कितनी है nth ब्राइट फ्रिंज के लिए, है ना, S2P माइनस S1P, तो nth ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या है? nth ब्राइट फ्रिंज की हमारे पास में कंडीशन है, इसको नोट करो एक बार,
नोट करो इसको, नोट हो गया। देखो आगे करते हैं इसको अपने। H2P और -S1P, ये तो हमारे पास में है एक्चुअल पाथ डिफरेंस जब ग्लास प्लेट नहीं थी, और ये पाथ डिफरेंस है जब ग्लास प्लेट आ गई हमारे पास में। तो ग्लास प्लेट आने के बाद में ये पाथ डिफरेंस हो गया। तो H2P माइनस S1P क्या था हमारे पास में? H2P माइनस S1P, ये तो है D sin थीटा n, ये तो हमें पता ही है ना। ये S1P और S2P का डिफरेंस ये तो है D sin थीटा n, दैट इज n लैम्डा, n लैम्डा या D sin थीटा n। इसको D थीटा n भी लिख सकते हो, या n लैम्डा, n लैम्डा हटा दो, D sin थीटा n लिख दो। D थीटा n भी लिख सकते हो यदि D की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, और थीटा n की वैल्यू, इसको मैं यदि लिखूं yn, ठीक है, हाँ, D n इंटू लैम्डा मत लिखो, D sin थीटा n लिखो, D sin थीटा n, D sin थीटा n लिखो एक बार तुम उसको। H2P माइनस S1P है D sin थीटा n, ठीक है, D sin थीटा n। तो D थीटा n, तो और हमें पता है tan थीटा n इक्वल टू हमारे पास में yn बाय डी, तो थीटा n इक्वल टू yn बाय कैपिटल D। तो H2P माइनस S1P D sin थीटा n की जगह yn बाय D। yn इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस है डेल्टा x, H2P माइनस S1P आफ्टर इंसर्टिंग ग्लास प्लेट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो H2P तो dy बाय d माइनस म्यू माइनस 1 डेल्टा x, ये है एक्चुअल पाथ डिफरेंस आफ्टर इंसर्टिंग ग्लास प्लेट, ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस। और nth ब्राइट फ्रिंज के लिए ये पाथ डिफरेंस कितना होगा? फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, और nth ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि ये हमने लिखी है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो ये पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये होगा n लैम्डा dy बाय कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 t। तो dy बाय d n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 t। तो yn कितना हो जाएगा? yn हो जाएगा n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 t d बाय d। तो ये पोजीशन होगी हमारे पास में nth ब्राइट फ्रिंज की आफ्टर इंसर्टिंग ग्लास प्लेट, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज आफ्टर इंसर्टिंग ग्लास प्लेट टू फर्स्ट स्लिट। फर्स्ट स्लिट के आगे ग्लास प्लेट इंसर्ट करने की वजह से ये nth ब्राइट फ्रिंज की न्यू पोजीशन आ गई। nth ब्राइट फ्रिंज की पहले क्या पोजीशन थी? बिफोर इंसर्टिंग ग्लास, बिफोर इंसर्टिंग ग्लास पहले क्या पोजीशन थी? yn लैम्डा n लैम्डा d बाय d, ये हमने कैलकुलेट किया था। कहाँ कैलकुलेट किया था? ये रहा, जब ये पोजीशन अपने कैलकुलेट कर रहे थे, ये रे n लैम्डा d बाय d, जब ग्लास प्लेट को इंसर्ट नहीं कर रहे थे तब इसकी पोजीशन, और जब अपनों ने ग्लास प्लेट इंसर्ट कर दी तब पोजीशन। मतलब एक ही फ्रिंज की दो पोजीशन आ गई, एक जब ग्लास प्लेट इंसर्ट की तब वाली, एक जब ग्लास प्लेट इंसर्ट नहीं की तब वाली। अब यहां से हमें क्या समझ में आता है? यहां से ये समझ में आता है कि आफ्टर इंसर्टिंग ग्लास प्लेट इसमें एक टर्म और ऐड हो जाती है,
कौन सी टर्म, म्यू माइनस वन टी डी बाय डी, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है और ये पॉजिटिव टर्म है, तो ये शिफ्ट होगा हमारे पास में, शिफ्ट इन nth ब्राइट फ्रिंज। उसमें जो शिफ्ट होगा डेल्टा वाई एन, तो वाई एन न्यू पोजीशन माइनस वाई एन ओल्ड पोजीशन, माइनस करोगे दोनों को तो आएगा म्यू माइनस वन डी टी बाय डी। तो अब बताओ, अब क्या लग रहा है तुम्हें देख के कैलकुलेशन से, अब कैलकुलेशन से तुम्हें क्या लग रहा है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? S2P माइनस S1P को n लैम्डा नहीं लेना, S2P माइनस S1P को d साइन थीटा n लेंगे, वो ऑलवेज ट्रू। n लैम्डा लेंगे डेल्टा x को, जो न्यू पाथ डिफरेंस है उसको n लैम्डा लेंगे, इसको न्यू पाथ डिफरेंस को। हाँ, ऊपर शिफ्ट होगा भाई, ऊपर शिफ्ट होगा। हाँ, तो ये याद भी रखना तुम, यदि ऊपर वाली स्लिट में अपने ग्लास प्लेट रख दें तो ऊपर शिफ्ट होगा। ये तुम ऐसे याद रख सकते हो कि S1 ग्लास प्लेट पे हमने S1 स्लिट के आगे ग्लास प्लेट रख दी तो S1 की तरफ ही शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होगा, मतलब पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। नॉट ओनली nth फ्रिंज, ये कंप्लीट फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कि nth मैक्सिमा हो सकता है यहां चला जाए, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहां जाएगा। शिफ्ट सभी में सेम होगा, सभी फ्रिंजेस में शिफ्ट होगा, चाहे फर्स्ट फ्रिंज की बात करो, चाहे सेकंड की बात करो, थर्ड की बात करो, सारी की सारी फ्रिंजेस सेम अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगी और ये शिफ्ट होगा। तो जो शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? शिफ्ट डिपेंड करेगा टी पर, उसकी थिकनेस पर। थिकनेस जितनी ज्यादा होगी ग्लास प्लेट की शिफ्ट उतना ज्यादा होगा। ये डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना शिफ्ट ज्यादा होगा। वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। वो तो मान लो रिफ्रैक्ट होगी रे, मान लो जैसे कि अपने उतना नहीं ले रहे इसमें, ये कॉन्सेप्ट हमने ग्लास प्लेट को बिल्कुल स्लिट के पास में रख दो, तुम कोई एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ये कर दो तुम, है ना, तो थोड़ा दूर रखने की जरूरत नहीं है। वो कॉन्सेप्ट अपने इग्नोर कर रहे हैं कि ग्लास प्लेट को मैंने इसके सामने रख दिया बिल्कुल, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मली वो बाहर निकल रही है, कोई उसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, है ना, वो कॉन्सेप्ट अपने लेके ही नहीं चल रहे, है ना, कि नॉर्मल से कितना डेविएट हो रही है, अपने सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है हमें। पाथ डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल है कि फ्रिंज पैटर्न को चेंज होना है या नहीं होना, तो हमें मेन पाथ डिफरेंस पे फोकस करना है कि पाथ में डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हमें लेना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही अपने यदि हाँ, थियोटिकली नहीं समझ सकते इसको, थियोटिकली मुश्किल है। थियोटिकली यदि समझना चाहें भी तो कि ये समझ सकते हैं कि पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा जो था उससे थोड़ा कम हो गया, पाथ डिफरेंस कम हो गया, पाथ डिफरेंस कम होने की वजह से, मतलब वैसे तुम थियोटिकली इसको विजुलाइज नहीं कर सकते भी कम पाथ डिफरेंस होने से शिफ्ट क्यों हो गया,
वो विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है इसको। है ना, वैसे न्यूमेरिकल से ही हमें पता लगेगा। अब देखो यदि इसमें मैं कहूं कि इसी में मैं यदि ये कॉन्सेप्ट लेके आऊं कि मैंने अब ग्लास प्लेट है वो मैंने S1 S2, अब मैंने भाई ग्लास प्लेट यहां रख दी एक, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस की, यहां रख दी मैंने एक ग्लास प्लेट। अब क्या होगा, अब फर्स्ट रे जो ट्रेवल करेगी वो S1P, सेकेंड रो जो ट्रेवल करेगी S2P माइनस टी प्लस म्यू टी। तो सेकेंड रे और फर्स्ट रे का जो डिफरेंस होगा S2P माइनस टी प्लस म्यू टी माइनस S1P। तो ये पाथ डिफरेंस जो आएगा S2P माइनस S1P प्लस म्यू माइनस 1T। यहाँ कहानी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा डी थीटा एन म्यू माइनस 1T इक्वल टू nth मैक्सिमा के लिए n लैम्डा। तो डी थीटा एन इक्वल टू n लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1T। तो डी थीटा एन तो डी इंटू वाई एन बाय कैपिटल डी एन लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1T। तो वाई एन आ गया एन लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1T डी बाय डी। तो यहाँ जो शिफ्ट होगा, हाँ यहाँ नीचे शिफ्ट होगी। हाँ हाँ, कितना सिंपल है ना, यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा सेम यदि थिकनेस सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, पर वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब nth फ्रिंज नीचे की तरफ चली जाएगी, मतलब सारा पैटर्न नीचे की तरफ चली जाएगा, पूरा का पूरा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर S1, हाँ हाँ भाई बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। अब यदि देखो मैं, चलो ये केस भी मैं करवा ही देता हूं तुम्हें। यदि हमारे पास में कि यदि मैं, ये S1 है
ये S2 है और मैं दोनों के आगे एक ग्लास प्लेट रख देता हूँ, है ना। इसके आगे ग्लास प्लेट रख देता हूँ μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T1 थिकनेस की, इसके आगे ग्लास प्लेट रख देता हूँ μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T2 थिकनेस की। ठीक है, तो ये रख देता हूँ मैं। ठीक है, मान लो दो ग्लास प्लेट रख दी मैंने। ठीक है, अब तो फर्स्ट रे में पाथ डिफरेंस S1P माइनस T1 प्लस μ1T, सेकेंड रे में पाथ डिफरेंस S2P माइनस T2 प्लस μ2T2। तो दोनों में पाथ डिफरेंस S2P माइनस T2 प्लस μ2T2 माइनस S1P प्लस T1 माइनस μ1T1। तो S2P माइनस S1P, ठीक है, प्लस μ2 माइनस 1T2 माइनस μ1 माइनस 1T1। तो d थीटा n μ2 माइनस 1T2 μ1 माइनस 1T1। ठीक है, डेल्टा एक्स मान लो nth ब्राइट फ्रिंज की अपने बात कर रहे हैं, तो n लैम्डा d थीटा n प्लस दिस टर्म, तो d थीटा n इक्वल टू n लैम्डा माइनस μ2 माइनस 1T2 माइनस μ1 माइनस 1T1। तो dy n बाय कैपिटल D, n लैम्डा माइनस सेम टर्म, तो yn आ गया n लैम्डा माइनस μ2 माइनस 1T2 μ1 माइनस 1T1 d बाय डी, ये आ जाएगा भाई। हाँ, ठीक है, यदि μ2 इक्वल टू μ1 है, T2 इक्वल टू T1 है, तो वही yn तो वही होगा n लैम्डा d बाय डी, नो शिफ्ट। और यदि हमारे पास में μ2 माइनस 1T2 इज ग्रेटर देन μ1 माइनस 1T1 है, तो शिफ्ट डाउनवर्ड होगा। और यदि μ2 माइनस 1T2 इज लेस देन μ1 माइनस 1T1, तो शिफ्ट अपवर्ड होगा। ठीक है, हाँ, ये केस होगा हमारे पास में। समझ में आ रही बात? हाँ, आते हैं इस पे क्वेश्चन, आ क्या सकते हैं, आते हैं इस पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। कल करेंगे अपने इन पे क्वेश्चन, अभी एक केस अपने और कर लेते हैं, थिन फिल्म वाला क्वेश्चन फिर अपने कल करेंगे दोनों के साथ में, थिन फिल्म और इसके इंटरफेरेंस बाय स्लिट के। ठीक है, थ्योरी पोर्शन इसका इतना ही है, और थ्योरी पोर्शन में इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा, कॉन्सेप्ट सारे कवर कर दिए मैंने।
हाँ, अब अपने इसमें डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। छोटा सा केस है एक, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इनके दोनों के कंबाइंड कर लेंगे अपने कल। ठीक है भाई, चलो। इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म लिखो। ये जो इंटरफेरेंस था, ये जो इंटरफेरेंस था इसमें, हाँ, सर आज लाइव क्लास लो क्वालिटी पे चला रहा है फिर भी डाटा इतना कैसे जा रहा है भाई डाटा? लाइब्रेरी में पढ़ा करो भाई, है ना? लाइब्रेरी में पढ़ा करो या वाईफाई लगवा लो भाई, है ना? मोबाइल डाटा से आजकल काम नहीं चलेगा ज़्यादा, क्योंकि बड़ी क्लासें होती है ना। 1.5 GB 2 GB में क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। या तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ठीक है, या वाईफाई लगवा लो। महीने का 500 रुपये 600 रुपये में बढ़िया काम चल जाता है वाईफाई से। महीने के 500 रुपये तो आराम से निकाल सकते हो वाईफाई के लिए ना। ये घर पे वाईफाई लगवा लो। आज के टाइम में वाईफाई तो घर पे होना जरूरी है ना। मोबाइल डाटा से काम नहीं चलेगा ज़्यादा, ठीक है। घर पे पढ़ते हो तो घर पे वाईफाई लगवा लो, नहीं तो लाइब्रेरी चले जाओ, है ना। 1000 रुपये लगते हैं लाइब्रेरी में मेरे हिसाब से 1 महीने के। हाँ, हाँ, फिर कोई इशू नहीं है। पर वाईफाई होना ज़रूरी है भाई। मोबाइल डाटा में फिर और भी काम होते हैं, है ना। तो फिर वो काम कैसे होंगे? तो वाईफाई ज़रूरी है। हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में? सेंट्रल में कौन सी वाली में? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई? राजस्थान वाली? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राजस्थान अजमेर वाली है ना? बढ़िया है भाई। वहाँ पे मेरे एक जानकार एक प्रोफेसर है। हाँ, क्या नाम है उनका? मेरे को जानते हैं वो, उनसे पूछना क्या नाम था उनका। बहुत ज़्यादा तो बात नहीं हुई। मैं जब एक कॉलेज में पढ़ाता था तो वो आए थे, एक एक्सटर्नल के रूप में आए थे। वो एक्सटर्नल लेने के लिए, प्रैक्टिकल लेने के लिए आए थे कॉलेज में। जब मैं जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था उस कॉलेज में आए थे वो। क्या नाम था उनका? चश्मा लगाते हैं वो संदीप, नहीं, कुछ ऐसा नाम था। मेरे पास में नंबर भी है उनका। हाँ, नाम बताता हूँ। नहीं नहीं, मनीष श्रीमाली भी नहीं है, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। उनका नाम था सुखप्रीत, सुख, सुख सुख ऐसे था, एस से था। सुखप्रीत या सुखदीप, कुछ ऐसे था, सुखदीप, है ना वो। पंजाबी नाम था उनका, सुखदीप। हाँ, सुखमनदीप, हाँ सुखमनदीप सर, सुखमनदीप। हम्म। काफी पुरानी बात होगी, वो 5 6 साल पुरानी बात होगी, तो इस वजह से नाम याद नहीं मेरे को। हाँ, शायद मेरे को ना पहचानते हो तो मेरे तुम याद दिलाओगे तो याद आ जाएगा उनको भी। हाँ, जाना उनसे बात करना, पूछना। नंबर तो है मेरे पास में शायद। है भाई, सुखमंदिर सिंह, डॉक्टर सुखमंदिर सिंह। हाँ है भाई, नंबर है। डॉक्टर सुखमंदिर सिंह। हम्म।
चलो, हाँ आए थे एक बार, गंगानगर आए थे, वो प्रैक्टिकल लेने आए थे, जिस कॉलेज में पढ़ाता था उस कॉलेज में प्रैक्टिकल लेने आए थे, तब थोड़ी बातचीत हुई थी। हाँ शायद यही है, मेरे हिसाब से कोई पुराना तो नहीं है। हम्म, नहीं भाई मेरे पास तो पुराने वाला है शायद, 210 वाला है, पुराना नंबर है मेरे पास में। 5-6 साल हो गए, 5-6 साल में नंबर चेंज भी हो गया होगा। चलो नेक्स्ट अपने इसमें डिस्कस करते हैं, हाँ इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म, ये अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई चलो, देखो अभी तक जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, हाँ 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 यही है फिर, ठीक है कर लेना बात, कोई नहीं कर लेना बात, ठीक है। चलो इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म, अभी तक जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था उसमें था कि इंटरफेरेंस जो था वो हमने डिवीजन बाय वेव फ्रंट, है ना। ये जो हमने अभी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, इसमें क्या हो रहा था, ये एक मेन कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग वाला था, कि इसमें एक वेव फ्रंट, क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो ये वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, और यहाँ वेव फ्रंट्स का डिवीजन हो रहा है, एम्पलीट्यूड का कोई डिवीजन नहीं हो रहा, एम्पलीट्यूड सेम है। हाँ वो स्लिट का साइज अलग अलग हो जाए तो एम्पलीट्यूड भाई अलग अलग हो सकते हैं, बाकी यदि स्लिट का साइज सेम है तो एम्पलीट्यूड सेम है। तो ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, यंग डबल स्लिट, इसमें हमारे पास में इंटरफेरेंस था, जो था वो था, जो कोरेंट सोर्स हमारे बन रहे थे, कोरेंट सोर्स वो कैसे बन रहे थे, डिवीजन बाय वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का डिवीजन हो रहा था। वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट है वो दो वेव फ्रंट में, एक से ज्यादा वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो रहा था और आपस में सुपर इम्पोज कर रहे थे, ठीक है, दैट इज डिवीजन बाय वेव फ्रंट। अब ये जो अपने नेक्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं, इसमें है इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। इसमें जो इंटरफेरेंस होगा इट इज डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिवीजन होगा, यहाँ पे वेव फ्रंट का डिवीजन नहीं होगा। मान लो ये हमारे पास में थिन फिल्म है, थिन फिल्म जैसे मतलब सोप, सोप बबल देखा होगा, उसी को अपने थिन फिल्म कह देते हैं। ये हमारे पास में एक थिन फिल्म है ना, जिसकी थिकनेस हमारे पास में टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में म्यू है ना। थिन फिल्म का मतलब इसकी जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा कम है ना। देखा होगा तुमने सोप बबल, वो थिन फिल्म ही होती है, सोप बबल, है ना, सोप बबल देखा होगा तुमने, उसमें ये जो फिल्म होती है इसको थिन फिल्म कह देते हैं। अंदर खाली होता है और बीच में इसकी एक मोटाई होती है, बीच में पानी भरा होता है इसमें, बबल सोप वाला, तो ये थिन फिल्म होती है, इसको अपने थिन फिल्म कहेंगे। जब इसके ऊपर कोई लाइट फॉल होती है, ठीक है, तो एक लाइट तो इसकी अपर सरफेस से आ रही होती है और एक दूसरी लाइट इसकी लोअर सरफेस से आ रही होती है। एक लाइट तो इसकी अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आएगी, एक दूसरी वेव है वो इसकी लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आएगी, और दोनों में इंटरफेरेंस होगा, और दोनों में जब इंटरफेरेंस होगा तो दोनों में एक पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, क्योंकि सोर्स तो एक ही है ना लाइट का, तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम रहेगी, है ना, वही केस, क्योंकि सोर्स तो एक ही है लाइट का, तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम रहेगी, पर दोनों में एक पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि एक अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, एक लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो इस पाथ डिफरेंस की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, और इसी वजह से हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहले अपने, मान लो ये हमारे पास में नॉर्मल है, तो सबसे पहले अपने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ये मान लो एक रे आ रही है हमारे पास में एक सोर्स एस से, इंसिडेंट एंगल आई है, तो इसका एक पार्ट है वो रिफ्लेक्ट कर गया, है ना, सेम एंगल पे। ये हमें पता है सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज फर्स्ट रे। और एक है वो नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट कर गई, है ना, नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट कर गई आर एंगल पे, मान लो ये आर एंगल है ना, और नीचे फिर वो दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी, ये दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी सेम एंगल पे। ये आर है तो ये भी आर, ये आर है तो ये भी आर, और फिर वो नॉर्मल से बाहर निकल जाएगी इस रे के पैरेलल हो जाएगी, है ना, ये सेकंड रे। तो ये जो फर्स्ट रे है और ये जो सेकंड रे है, ये दोनों आपस में इंटरफेरेंस होगा इनका, इंटरफेरेंस। और ये हमें यहां पे अपने खड़े हैं भाई, ये मैं खड़ा हूं यहां पे, है ना, तो ये मेरी आंखों में आ रही है दोनों, मैं इनको देख रहा हूं दोनों रेस को, फर्स्ट रे और सेकंड रे। मैं सो बबल को देख रहा हूं तो मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मेरी आंखों में ये रे आ रही है ना, सो बबल से टकरा के मेरी आंखों में गिर रही है। तो मेरे को एक उसमें कलर दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देती है ना सोप बबल। तुम देखना जो सोप बबल होता है वो कलरफुल दिखाई देता है तुम्हें, वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखाई देता है कलरफुल, क्योंकि इंटरफेरेंस बन रहा होता है। सोर्स होता है वो लाइट का सोर्स होता है, सन लाइट आ रही होती है, तो वो रिफ्लेक्ट एक अपर स्लिट से और एक लोअर पोर्शन से रिफ्लेक्ट होके जब दोनों इंटरफेयर करेगी, तो दोनों में जब इंटरफेरेंस होगा तो हमें कलरफुल लाइट देखने को मिलेगी। अब भाई हमें इंटरफेरेंस क्यों होगा? इंटरफेरेंस होगा ड्यू टू पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो लाइट आ रही है वो एक ही सोर्स से आ रही है। इसका मतलब ये कोरेंट सोर्स है, ये दिखाई ऐसे दे रहा कि हमारे पास में दो सोर्स है। तुम्हें यदि इसको पीछे बढ़ाओगे ना, तुम इसको तुम पीछे बढ़ाओगे, इसको तुम पीछे बढ़ाओगे, तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा कि ये दो सोर्स से आ रहा है अलग अलग, कि एक S1 सोर्स से एक S2 सोर्स से, है ना, और ये दोनों कोरेंट सोर्स है, ऐसे तुम्हें दिखाई देगा। पर एक्चुअल में ऐसे नहीं हो रहा, है ना, एक्चुअल में कहानी ये नहीं हो रही। तो फ्रीक्वेंसी सेम, तो पाथ डिफरेंस निकालना है हमें, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा कि ये सेकंड रे एक एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है। मान लो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, थोड़ा सा इसको ना विजुलाइज करने की अब कोशिश करना, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं डायग्राम को। अब पाथ डिफरेंस, मेन हमारा टारगेट है पाथ डिफरेंस निकालना, पाथ डिफरेंस निकल गया सब कुछ हो गया, ठीक है। अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं यहाँ पे इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं, इसको मैं बी ले लेता हूं, इसको मैं सी ले लेता हूं, इसको मैं डी ले लेता हूं। तो देखो ए पॉइंट तक तो दोनों रे सेम डिस्टेंस ही चली, क्योंकि दो थी नहीं एक थी, और डी पॉइंट के बाद में दोनों रे है वो सेम डिस्टेंस चलती है, डी पॉइंट के बाद में दोनों रे सेम डिस्टेंस चलती है ना, डी पॉइंट के बाद में। तो जो सेकंड रे है वो पहले नीचे गई फिर यहां तक गई, और जो फर्स्ट रे है उसने यहां तक ट्रेवल किया, ठीक है, और डी पॉइंट के बाद में दोनों रे है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने लग गई, एक ही रियल स्लिट होगी। हाँ, रियल स्लिट तो एक ही है, सोर्स तो एक ही है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, देखो पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा जो सेकंड रे है, पाथ ट्रेवल्ड बाय सेकंड रे, बाय सेकंड माइनस पाथ ट्रेवल्ड बाय
बाय फर्स्ट, तो सेकंड कितना पार्ट ट्रेवल करेगी, यहां तक तो दोनों सेम, तो सेकंड ए बी प्लस बी सी, ये पाथ ट्रेवल सेकंड करती है, माइनस जो ये ए है वो कितना पार्ट ट्रेवल करती है, ए डी, ये दोनों में पाथ डिफरेंस है। तो ए बी और बी सी ये है टी, तो जो ए बी होगा वो मैं ये लिख सकता हूं टी इंटू कोस आर, और बी सी को मैं टी इंटू कोस आर लिख सकता हूं, टी कोस आर, है ना। अब पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहां ऑप्टिकल पाथ आएगा ये, क्योंकि लाइट है वो एक मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो ऑप्टिकल पाथ म्यू टी कोस आर प्लस म्यू टी कोस आर, है ना। ये हमारे पास में टी है, तो ये है टी कोस आर, ये जो डिस्टेंस है ए बी वो टी कोस आर, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है इस मीडियम का, तो ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा ना। तो ये ऑप्टिकल पाथ है, ऑप्टिकल पाथ जो अभी हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट। टू म्यू टी कोस आर माइनस एडी कितना आएगा भाई हमारे पास में, ये मेन टास्क है हमारा। एडी कितना आएगा, ये आई एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, और ये एंगल 90 माइनस आई है, तो ये एंगल आई होगा हमारे पास में। तो एडी कितना आएगा भाई, कोई बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी। एक सेकंड रुको, हाँ ये यहां तक हो गया हमारा, टू म्यूटी कोस आर, ठीक है। एडी बताओ भाई, एडी ए से बी आ गया हमारा म्यूटी कोस आर, ठीक है। हाँ ए सी कोस 90 माइनस आई, एक सेकंड रुको अभी, यदि अपने इसमें देखें ट्राइंगल में, यहाँ एक सेकंड रुको भाई, ये गड़बड़ लग रही है मेरे को यहाँ।
ए सी की जो वैल्यू होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ए सी होगा 2 टाइम दिस, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी भाई, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। हाँ, ए सी निकल जाएगा क्योंकि 2 साइड पता है, राइट, हाँ वो तो निकल जाएगा। मैं और कुछ देख रहा हूँ इसमें, ए बी कैसे आया, ए बी कौन सा, ए बी तो हमने निकाला है ना। जो ए बी है देखो, ये हमारे पास में ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को देखो, ये आर है, ये ए है, ये बी है, ये टी है, ठीक है। तो कोस आर की अपने बात करें, उल्टा कर दिया हमने कहानी मेरे हिसाब से। कोस आर की मैं बात करूं तो कोस आर आएगा हमारे पास में बेस, कोस आर होता है हमारे पास में बेस। कोस आर क्या होता है, कोस आर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए बी। उल्टा कर दिया था ना हमने, उल्टा लिख दिया था ए बी को, ए बी होगा टी सेक आर, है ना, ये होगा ना ए बी। ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास में, इसको ए एन ले लो इसको। तो जो ए एन होगा हमारे पास में, यदि साइन आर की मैं बात करूं, साइन आर की मैं बात करूं तो साइन आर होगा हमारे पास में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ए बी। तो ए एन ए बी साइन आर, या 10 ले लो, 10 से ज़्यादा ठीक रहेगा, 10 आर ले लेंगे, चलो साइन आर ले लो, या 10 आर ले लो, 10 आर भी ठीक रहेगा, साइन आर भी ठीक रहेगा। साइन आर हो जाएगा हमारे पास में साइन आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ए बी। तो ए एन आ गया ए बी साइन आर, और ए बी की वैल्यू है टी सेक आर साइन आर, ये ए एन। तो ये जो ए सी डिस्टेंस होगी वो 2 ए एन होगी, तो 2 टी सेक आर साइन आर, ये ए सी होगी, है ना हमारे पास में। हाँ, ये ए सी होगी। तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ए बी प्लस बी सी, जो ए बी होगा वही बी सी होगा। तो ए बी हमारे पास में टी सेक आर, तो 2 टी सेक आर माइनस, और जो ए डी है हमारे पास में, ये ए डी, तो ए डी कितना होगा, ये यहां से अपने, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस आई, तो ए डी होगा हमारे पास में साइन, साइन आई को यदि मैं देखूं, साइन आई को, साइन आई, ये आई एंगल है, तो साइन आई होगा ए डी बाई ए सी, तो ए डी होगा ए सी इंटू साइन आई, और ए सी कितना है हमारे पास में, ये रहा, ठीक है। तो ए सी, तो ए डी कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा 2 टी सेक आर साइन आई साइन आर, ये ए डी आ जाएगा 2 टी सेक आर साइन आई साइन आर। हाँ, है ना, ये एंगल आई है ना, ये 90 है, ये 90 माइनस आई, तो टोटल होता है 180, 90 माइनस आई प्लस 90 प्लस एक एंगल और, ठीक है। तो वो आई बन जाएगा ना, जो एक एक्स्ट्रा एंगल है वो हमारे पास में आई बन जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें पता है स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ से हमें कहानी पता है,
स्नेल्स लॉ से हमें क्या कहानी पता है? स्नेल्स लॉ से हमें पता है कि साइन μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 तो है 1, तो साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। तो साइन आई को अपने म्यू साइन आर लिख सकते हैं। तो 2t sec r माइनस 2t sec r, साइन आई को यहाँ साइन आर, और साइन आई को मैं लिख सकता हूँ म्यू, ये 2 म्यू टी आएगा यहाँ पे, यहाँ एक म्यू लगा लो क्योंकि ऑप्टिकल पाथ होगा ना ये, तो ये ऑप्टिकल पाथ नहीं होगा। जो ए डी डिस्टेंस है वो एयर में ट्रेवल हो रही है, जो ए बी और बी सी डिस्टेंस है वो हमारी इसमें ग्लास मीडियम में ट्रेवल हो रही है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और साइन आई को मैंने लिख दिया म्यू साइन आर इंटू साइन आर। इससे देखो भाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 म्यू टी सेक आर माइनस 2 म्यू टी सेक आर साइन स्क्वायर आर। तो 2 म्यू टी सेक आर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, तो इट इज कोस स्क्वायर आर। 2 म्यू टी सेक आर कोस स्क्वायर आर, इट इज 2 म्यू टी कोस आर, दैट इज द पाथ डिफरेंस, 2 म्यू टी कोस आर। इस टाइप से हमें निकालना है। वो हमने स्टार्टिंग में 2 म्यू टी कोस आर ले लिया, इसको वो गड़बड़ होगी वहाँ। ठीक है, ये हमारे पास में पाथ डिफरेंस है 2 म्यू टी कोस आर, इसको नोट कर लो भाई। समझ में आई कहानी कैसे किया हमने? ठीक है, पाथ डिफरेंस निकाल दिया 2 म्यू टी कोस आर। इसमें एक पॉइंट और बताने वाला है, वो भी लिख लो, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए बी और बी सी है वो ऑप्टिकल पाथ है, तो वहां म्यू से पहले ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो ए डी है उसमें कोई ऑप्टिकल पाथ नहीं है, वो एयर में ही है, तो उसमें ए डी निकाला। हाँ, वहां स्नेल्स लॉ ही हमने यूज कर लिया, स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ है हमारे पास में। स्नेल्स लॉ तो हमें पता ही है, स्नेल्स लॉ यूज करके हमने ये पाथ डिफरेंस निकाल लिया। अब इसमें एक पॉइंट और तुम्हें ध्यान में रखना है कि कोई भी रे यदि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है λ/2 का, या एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का, है ना। ये एक पॉइंट लिख लो, ए एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस, ए एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई is created if a ray is reflected from denser medium। ये अपने उसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में, डेंसर मीडियम, है ना, वेव ऑप्टिक्स में बने, उसमें पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। जब अपने कोई डेंसर मीडियम से कोई रे रिफ्लेक्ट होती है तो एक एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है? पाथ डिफरेंस होता है λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितने का है? पाई का। तो पाथ डिफरेंस आ जाता है λ/2 का, मतलब एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है λ/2 का, जो रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे भाई कौन सी ऐसी रे है फर्स्ट या सेकंड में से जो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है? बताओ भाई। मतलब उसका जो नीचे का, हाँ कहीं भी हो, कहीं भी हो वो आता ही है, जरूरी नहीं थिन फिल्म में ही हो, कहीं भी सिंपल रिफ्लेक्शन में होता है। सेकंड वाली नहीं, फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली रे है वो डेंसर, नीचे इसके डेंसर है, और जो सेकंड वाली रे है वो नीचे रेयर है, तो वो रेयर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट में एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा।
तो जो फर्स्ट रे है, जो पाथ डिफरेंस की अपने बात करेंगे, तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी प्लस लेमडा बाय टू, एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा लेमडा बाय टू का फर्स्ट में। तो ये टू, तो ये तो वही सेम ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी माइनस लेमडा बाय टू, तो ये तो हमने निकाल ही लिया, टू म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाय टू। तो ये नेट पाथ डिफरेंस होगा दोनों रे के बीच में, फर्स्ट वाले में आएगा भाई, फर्स्ट वाले में। हाँ, तो अब मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन निकाल लो। मैक्सिमा कब होगा? मैक्सिमा तो वही होगा जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स एन लेमडा हो, एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 2n 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाय टू इक्वल टू एन लेमडा। तो 2 म्यू टी कोस आर एन प्लस हाफ लेमडा, एन की वैल्यू 1 2 3, तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है। तो 2 म्यू टी कोस आर की वैल्यू होनी चाहिए, जीरो भी लिख सकते हो, जीरो सेंट्रल से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेमडा बाय टू ये सेंट्रल हो जाएगा, 3 लेमडा बाय टू 5 लेमडा बाय टू। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है यदि 2 म्यूटी कोस आर ये हो, या 2 म्यूटी कोस आर माइनस लेमडा बाय टू एन लेमडा हो, दोनों ठीक है। माइनस लेमडा बाय टू में देखोगे तो एन लेमडा, इसकी वैल्यू 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा एंड सो ऑन। या सिर्फ 2 म्यूटी कोस आर देखोगे तो लेमडा बाय टू 3 लेमडा बाय टू। मिनिमा की कंडीशन देखोगे, मिनिमा तो 2 म्यूटी कोस आर माइनस लेमडा बाय टू एन माइनस हाफ लेमडा, एन की वैल्यू 1 2 3, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल नहीं होता। तो 2 म्यूटी कोस आर इक्वल टू एन लेमडा, तो इट इज़ लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा। ये इसकी मिनिमा की कंडीशन होगी। ठीक है, हम्म, चलो तो ये हो गया तुम्हारा। बाकी अपने इसमें एक केस ये भी है, चलो ये मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, कल फिर अपने क्वेश्चन क्वेश्चन ही रह जाएंगे इसके। देखो एक केस ये भी है, इसमें मान लो जैसे ये नॉर्मल है, ये रे आ रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, और ये यहाँ गई, यहाँ से ये ऐसे गई। तो ये फर्स्ट रे, ये सेकंड रे है ना। तो इन दोनों में भी एक इंटरफेरेंस होगा, मतलब फिल्म के अंदर दूसरी तरफ, थिन फिल्म के दूसरी तरफ, या जो सोप बबल के कोई अंदर बैठ जाए है ना, सोप बबल के, ये सोप बबल है, इसके कोई अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उसको इंटरफेरेंस क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो अब देखो जो पाथ डिफरेंस होगा दोनों रे में, ये हमारे पास में मान लो इस पॉइंट तक तो दोनों रे सेम चली, ये सोर्स था, ये इसका सोर्स था, है ना। इस पॉइंट तक तो दोनों रे सेम चली, ए पॉइंट तक, ए से फिर ये बी, ये सी, ये डी पॉइंट मान लो। तो जो सेकंड रे है वो एक्स्ट्रा चलती है ना, ए बी प्लस बी सी, और जो फर्स्ट रे है वो ए डी चलती है। तो जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस तो वही होगा, ए बी प्लस बी सी
माइनस ए डी। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है सेकेंड रे का, फर्स्ट रे तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रही, फर्स्ट रे तो डायरेक्ट ट्रांसमिट ही कर रही है, देर इज नो रिफ्लेक्शन। सेकेंड रे जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो रेयर मीडियम से कर रही है, तो इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। तो पाथ डिफरेंस ओनली यही रहेगा, और ये वही आएगा सेम, 2 म्यू टी कोस आर सेम। तो यहाँ पाथ डिफरेंस ओनली 2 म्यू टी कोस आर ही आएगा, माइनस लेमडा बाय 2 कुछ नहीं आएगा यहाँ। क्योंकि जो फर्स्ट रे है वो तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रही, वो तो ट्रांसमिट ही हो रही है, और सेकंड रे है वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब उसमें भी कोई लेमडा बाय 2 एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। यहाँ जो पाथ डिफरेंस रहेगा, इसको जो पाथ डिफरेंस दिखाई देगा बाहर अंदर बैठे हुए आदमी को, 2 म्यू टी कोस आर, और बाहर जो पाथ डिफरेंस दिखाई देगा दो रे के बीच में, वो माइनस लेमडा बाय 2। बाहर दो रे के बीच में पाथ डिफरेंस ही होगा, अंदर दो रे के बीच में पाथ डिफरेंस ही होगा। तो मैक्सिमा की कंडीशन 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लेमडा। मिनिमा की कंडीशन एन माइनस हाफ लेमडा, 1 2 3। ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होगी। हाँ, जब डेंसर से रिफ्रैक्ट होगी तब एक एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, या लेमडा बाय 2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है। ये है जब रे रिफ्रैक्ट हो रही है तो इंटरफेरेंस क्या होगा रिफ्रैक्शन में, ट्रांसमिटेड रे में इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये है रिफ्लेक्टेड रेज में इंटरफेरेंस पैटर्न। ये मतलब 100 बबल की तरफ और ये 100 बबल के अंदर, ऐसे मान सकते हो इसको, 100 बबल के अंदर और 100 बबल के बाहर। चलो कल अपन इनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, दोनों के यंग डबल स्लिट के और थिन फिल्म के। फिर और भी एप्लीकेशन अपने करनी है, जैसे फ्रेजनल बाई प्रिज्म, लोयर्स मिरर, है ना, और न्यूटन रिंग्स, ये अपने को और भी केस डिस्कस करने हैं इसमें। हम्म, चलो भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।